आपने कोई यूट्यूब पर किसी भैया या दीदी का वीडियो देखकर आ गए कि हाउ टू क्रैक द जेई इन 30 डेज, तो यार ये मोटिवेशन फालतू का है। ये मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं चलता, ठीक है। 10-15 दिन जब क्लास में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तुरंत ये मोटिवेशन डाउन चला जाएगा, ठीक है। हर 5 दिन बाद एक टाइम टेबल बनता है, एक शेड्यूल बनता है, ऐसे पेज पर स्केल लगा लगा के 3 लाइनें खींची जाती हैं। सुबह 4 बजे उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अबे नौटंकी बंद करो यार। तुमने जो प्लान बनाया ना उसको 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाओगे, और फिर क्या होगा? डिमोटिवेशन, टेंशन, डिप्रेशन। बस क्लास नहीं गए, छोड़ दिया सब कुछ, ट्रैक से बाहर आ गए। फिर 15 दिन बाद याद आया कि मेरे तो बैकलॉग्स आ गए, फिर एकदम से याद आया कि मुझे तैयारी करनी है। ये सब बंद करो यार, कब तक करोगे? अब तो सुधर जाओ। जो मोटिवेशन होता है ना, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, वो माचिस की तिल्ली की तरह होता है दोस्त, है ना। जैसे तिल्ली एकदम से जलती है और फिर बुझ जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये वीडियो मेरे उन सभी भाई बंधुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेई 2025 के लिए या तो ड्रॉप ले चुके हैं या फिर ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि यार ये तो तय है ना कि इस बार आपका जो ड्रीम कॉलेज था वो आपको नहीं मिल पा रहा है, और आप अपने उस ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं। या तो वो कोई टॉप आईआईटी हो सकती है या एनआईटी हो सकती है। तो ये तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे कि आपका विजन क्या है, तभी आप यहाँ ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं। तो यार ये वीडियो आप सभी के लिए, प्लीज छोटा सा वीडियो है, फटाफट से 1.5x पे करके देख लीजिए, और मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करिए। यहां पर सबसे पहला पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने कई बार देखा है कि यार आप लोगों में ना एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस होता है कि ये मुझे आता है, इस पर तो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, ये चैप्टर पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। ये ओवर कॉन्फिडेंस का रीजन क्या है? आपने 11th और 12th में, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने इस दौरान जेई की प्रिपरेशन की होती है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, तो उन्हें लगता है कि वो जो थोड़ा सा ज्ञान है ना वो सफिशियंट है। दोस्तों एक बात बता दूं, जब भी आप किसी भी चैप्टर को दोबारा पढ़ते हैं ना, तो हमेशा कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव मेथड्स, है ना, डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वन ऑफ द बेस्ट वे क्या हो सकता है, जल्दी आंसर कैसे निकाला जा सकता है, ये सब चीजें भी सीखने को मिलती है। तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपके मन में इस तरीके का ये मिथ है ना कि मुझे आता है, ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है। परफेक्शन कभी नहीं आता, हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए और लगातार रेगुलर बेसिस पर उस पर्टिकुलर चैप्टर पर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो भाई ये ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी ना हो, ठीक। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। मैंने देखा है यार सबसे ज्यादा ड्रॉपर स्टूडेंट्स में ना यही वो चीज है जो लैक करती है। किसी भी चीज को लेकर कोई कंसिस्टेंट ही नहीं है, कोई शेड्यूल ही नहीं है। क्लासेस भी आ रहे हैं तो बीच में एक वीक में 1-2 क्लासेस मिस कर दी, होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं तो 1-2 सब्जेक्ट का कर लिया, एक आध सब्जेक्ट का छोड़ दिया, बैकलॉग्स क्रिएट कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पे नहीं दे रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आप कितने बड़े भी धुरंधर हो बेटा, आप इस एग्जाम को ना क्रैक नहीं कर पाओगे, आपकी कोई डिसेंट रैंक नहीं आ पाएगी। और मेरा मानना यह है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका टारगेट कुछ अच्छा है ना, तो उस अच्छे टारगेट को अगर अचीव करना है तो सुन लो, ये जो है ना, ये जो जिंदगी भर तुम सुनते हुए आ रहे हो कंसिस्टेंसी, इसको ना लाइफ में अप्लाई करो। मैं कई बार देखता हूँ कि किसी दिन क्लास में टीचर ने आपको मोटिवेट कर दिया, उस दिन पता चला कि एकदम से ऐसा फील आ रहा है कि आग लगा देंगे, घर गए 10 से 12 घंटे पढ़ाई चल रही है, 1-2 दिन किया ऐसा, और फिर उसके बाद थक गए, 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करी। ये जो लाइफ में अप एंड डाउन है ना, ऐसा करने से आपकी एफिशिएंसी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव नहीं हो सकती। या ब्रेन इज लाइक व्हाट? ब्रेन इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स मशीन ना यार। उस मशीन पे अगर आप लोड को बार बार वेरी करोगे तो एफिशिएंसी अच्छी नहीं आएगी। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा दोस्त। आप हर दिन, अगर आप 7 घंटे पढ़ते हैं ना, तो हर दिन 7 घंटे ही पढ़िए, और ऐसा आने वाले अगले 2 से 3 महीने रेगुलर बेसिस पे करिए। ट्रस्ट मी, आपके अंदर इंप्रूवमेंट अलग ही लेवल पे दिखेगा, और आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो इंप्रूव होने लग जाएगी। इसको अप्लाई करो, सिर्फ सुनो मत, ठीक है।
ज्ञान बहुत है और हमेशा पता है हमें, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ जो तुम्हें नहीं पता, पता है लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं। मैं इसलिए बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ इन वीडियोस के थ्रू। नेक्स्ट, सेल्फ मोटिवेशन, ये होना बहुत जरूरी है। आजकल हम मोटिवेशन का ये जो वर्ड है ना उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। विल पावर, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, लाइफ का विजन क्या है, मैंने अगर ड्रॉप लिया है तो मैंने क्यों लिया है, इस सवाल का जवाब आपको खुद पता होना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी से इन्फ्लुएंस, आपने कोई यूट्यूब पर किसी भैया या दीदी का वीडियो देखकर आ गए कि हाउ टू क्रैक द जेई इन 30 डेज, तो यार ये मोटिवेशन फालतू का है। ये मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं चलता, ठीक है, 10-15 दिन जब क्लास में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तुरंत ये मोटिवेशन डाउन चला जाएगा, ठीक है। ये जो मोटिवेशन होता है ना, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, वो माचिस की तिल्ली की तरह होता है दोस्त, है ना, जैसे तिल्ली एकदम से जलती है और फिर बुझ जाती है, तो ये मोटिवेशन काम नहीं है। मोटिवेशन कौन सा काम है, सेल्फ, अंदर से विल पावर कि मुझे करना है, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, मुझे अपने लाइफ के नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स फुली डिवोट करने हैं इस एग्जाम के लिए, ये होना चाहिए। उसके लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मतलब आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स को आपको बार बार याद नहीं दिलाना चाहिए कि आपको क्यों एफर्ट्स मारने हैं, क्योंकि ये डिसीजन आपका खुद का है ना। तो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या ढूंढ रहे हैं? अगर आपसे 3 या 4 सवाल नहीं बन रहे, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको करना है, आपको लड़ना होगा अपने आप से यार। आपके अंदर इस तरीके की कई बार आवाज आएगी कि रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तो शायद नहीं कर पाएगा। इन सबसे लड़के आगे बढ़ना होगा। ये हर उस स्टूडेंट के साथ होता है जिसने ड्रॉप लिया है। आई हैव फेस ऑल द सिचुएशन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई एग्जाम इन 2009। मैंने भी ड्रॉप लिया था, ठीक है, और मैंने वो सारे चैलेंजेस फेस किए हैं जो इस समय आप लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन वो चैलेंजेस बहुत फुल रहते हैं। मैंने एफर्ट्स किए और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो रिजल्ट में कन्वर्ट हुए। आओ नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वाह भाई भाई, इसमें तो हम एक्सपर्टीज हैं, हमने पीएचडी कर रखी है। हर 5 दिन बाद एक टाइम टेबल बनता है, एक शेड्यूल बनता है, ऐसे पेज पर स्केल लगा लगा के 3 लाइनें खींची जाती हैं। सुबह 4 बजे उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अबे नौटंकी बंद करो यार, कब तक करोगे ये सब? जितना टाइम और जितनी एनर्जी ना तुम इस शेड्यूल को बनाने में देते हो ना, उतने घंटे ना तुम उसे फॉलो भी नहीं करते। इतनी लंबी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्त। इंसान हो, मशीन थोड़ी हो कि कोडिंग कर दी और एकदम बटन दबाया और उसके बाद आप उस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी है। आपको हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करनी, और आपकी प्लानिंग आपकी क्लासेस के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि भैया कभी भी जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो सेल्फ स्टडी का ना सोचें। मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको हमेशा क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाते हैं, आपकी लाइफ में एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। आप जब क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होता है कि आज इस 3 सब्जेक्ट की क्लासेस हुई हैं, मुझे इसका होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे इसके क्लास नोट्स को पढ़ने हैं, और आप हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करिए। 10 दिन बाद की प्लानिंग मत करो दोस्त। और मैं बता दूं, अगर प्लान किया और तुम्हें भी पता है तुम उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, तुम कितने भी एक्सपर्ट हो, तुम्हारा मोटिवेशन बहुत ऊपर हो भाई, 5 फीट ऊपर भी हो ना, तो भी मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, तुमने जो प्लान बनाया ना उसको 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाओगे। और फिर क्या होगा? डिमोटिवेशन, टेंशन, डिप्रेशन, बस क्लास नहीं गए, छोड़ दिया सब कुछ, ट्रैक से बाहर आ गए। फिर 15 दिन बाद याद आया कि मेरे तो बैकलॉग्स आ गए, फिर एकदम से याद आया कि मुझे तैयारी करनी है। ये सब बंद करो यार, कब तक करोगे? अब तो सुधर जाओ। हाँ, समझ रहे हो? आ जाओ। पेपर एनालिसिस, ये क्या होता है? ये तो हमें पता ही नहीं। पेपर देके आए और उस पेपर का रॉकेट बना के उड़ा दिया। पेपर कहाँ है, क्या हुआ, कितने क्वेश्चन सही हुए, गलत हुए, क्यों गलत हुए, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हमारे करिकुलम का पार्ट ही नहीं होता। और दोस्त बता दूं, अगर एक अच्छी रैंक लानी है ना, तो दिस विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। आपने कितने पेपर दिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी पेपर दिए थे, क्या आपने उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करी? आपने घर आकर के क्या उन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ा जो क्वेश्चंस आपसे ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं हुए थे?
क्या आपने वो रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ था? जिन क्वेश्चंस में आपसे सिली एरर हो गए थे, एग्जामिनेशन प्रेशर में 2 की पावर 3 को आपने 6 लिख दिया था, क्या आपने इन एरर्स को रेक्टिफाई किया? इनके पीछे रीजंस फाइंड आउट किए? जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे उनके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है वो पता किया? ये सब बहुत जरूरी है। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। मैंने बोला ना, मशीन हो आप, और उस मशीन से अगर आपको हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए ना, तो वक्त वक्त पे सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है दोस्त। तो जब भी कोई टेस्ट दो ना, कोई भी वॉट एवर, ठीक है, किसी भी मोड में दे रहे हो आप, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद जितनी एनर्जी से तुमने वो पेपर दिया ना 2 या 3 घंटे बैठ करके, उसी एनर्जी से पेपर की एनालिसिस करो और एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो कि इस पेपर में मुझसे क्या गलतियां हुई थी, उनको रेक्टिफाई करो, कमिट करो कि अगली बार ये नहीं होंगी। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस मेरे दोस्त, समय लगता है, एकदम से टॉप पे कोई नहीं पहुंचता। धीरे धीरे ग्रेजुअली कोशिश करोगे, चाह रखोगे, तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। ये कहते हैं ना कि जिसके पास चाह है उसे राह तो मिल ही जाएगी। समझ रहे हो? नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स। ये क्या है? ये तो हम जानते ही नहीं, हमने तो नोट्स का नाम सुना है। दोस्त, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना, उसके पहले अपने क्लास नोट्स बनाओ। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ऑलमोस्ट उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे मॉड्यूल्स वगैरह में, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके बाद हमें आइडिया लग जाता है कि यार किस पर्टिकुलर फॉर्मूले से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब क्लास में जो भी हमें पढ़ाया गया, क्योंकि देखो क्लास जब चल रही होती है तो बहुत ज्ञान दिया जाता है। जैसे अगर आप में से कई सारे लोग मुझसे पढ़ते हैं और मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन के इक्विवेलेंट में आपको कई सारी पैरेलल में चीजें बताता हूँ। अब कुछ रिलीवेंट होती भी हैं और कुछ रिलीवेंट नहीं भी होती, लेकिन ये सारी चीजें हमें कब समझ आती हैं? जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो क्लास में बोला गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है, उनको सेग्रीगेट करो और उन्हें अलग से कॉपी में लिखो। ये शॉर्ट नोट जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में आएगी जब रिवीजन करना स्टार्ट करोगे ना दिसंबर में, जब जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे पास बस 25 दिन बचे होंगे और उन 25 दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का तुम्हें इफेक्टिव रिवीजन करना होगा ना, उस समय समझ में आएगा। ये पता चलेगा कि ये कितनी कीमती चीज है। अब तुम में से कई सारे लोग कहेंगे कि सर शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत क्या है, मुझे 2 मार्केट में मिल जाएंगे, या मेरे किसी भैया या दीदी के शॉर्ट नोट्स हैं। बेटे, जिनके शॉर्ट नोट्स हैं ना, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तुम्हें अपने खुद अपनी हैंड राइटिंग में बनाने हैं, किसी और के फॉलो नहीं करने। जो चैप्टर कंप्लीट होता जाए साथ ही साथ पीवाईक्यूज लगाते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और याद रखो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें क्लास नोट्स को थोड़ा सा समय दो। स्पेशली केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा दो क्योंकि इंफॉर्मेशन है। फिजिक्स में भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको समझने पे थोड़ा सा वक्त दो। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। कई सारे लोग सोचते हैं कि ड्रॉपर में सिर्फ अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। बेवकूफ हो गया। जब तक वो कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखोगे, काय चीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बे? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये जितने भी पॉइंट्स बताए ना, इनको जिंदगी में अप्लाई करो। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों के पास एक ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों यही वो चीजें हैं जो तुम्हें इस जेई एग्जाम को एक टॉप रैंक के साथ क्रैक करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है भाई? अब देखो, फिनिक्स 1.0 बैच, अगर आप लोग को सिंसियर प्रिपरेशन करनी हो, ठीक है, अगर आप सिंसियर जेई एस्पिरेंट है ना, बड़े भाई की तरह एडवाइस कर रहा हूं, ये 1 ईयर जो है ना, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस 1 ईयर आप एफर्ट्स करके किसी एक टॉप कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। और ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए ना, ये सारे फैक्टर्स, इन सब के लिए जरूरत है क्या? किसकी? एक मेंटर की, एक प्रॉपर टॉप एजुकेटर की। तो देखो ये पैनल है फिनिक्स 1.0, जिसमें मोहित भार्गव सर खुद आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है ना कि जब मैंने जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी ना, तो सर की मेंटरशिप के अंदर ही करी थी। अब आप सोचो कि सर की मेंटरशिप आपको भी मिल रही है, और इसके अलावा ये रहे आपके वो फेवरेट एजुकेटर्स जिनके साथ मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर आपने जीवन के अगले 6 या 7 महीने तमीज से पढ़ाई कर ली ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारे आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं, देख लीजिए आराम से। ठीक है,
ये मैं आपको पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑफलाइन टीम, ठीक है, अगर आप इसके साथ पढ़ लिए ना बेटा, तो सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये सब कुछ अपने आप लाइफ में आ जाएगा। घर बैठ के खुद से करने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो खुद से करने का ट्राई करते हैं और मिड ऑफ द स्टेज रैंडम एफर्ट्स की वजह से इधर उधर डेविएट हो जाते हैं। तो ये बैच जो है बेटा, ये 29 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अभी एक आध दो दिन लेट हैं तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फिनिक्स 2.0 बैच भी आएगा, ठीक है। इस बैच की स्पेशल क्वालिटीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। मेंटरशिप तो है ही, स्पेशल असाइनमेंट्स, क्वेश्चन बैंक्स और वीकली टेस्ट, ये वो स्पेशल फीचर्स हैं जो इस बैच को फिनिक्स 1.0 का दर्जा देते हैं। तो इस एक साल में रिस्क मत लेना, क्योंकि दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट। कई लोग कहते हैं कि सर मैं कोटा नहीं आ सकता, मेरे साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन ये जो है ना, ये इसकी कीमत उससे कई ज़्यादा है, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि ये लाइफ का आपका 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माई पर्सनल गाइडेंस। इफ यू वांट टू क्रैक द जेईई एग्जाम विद अ टॉप रैंक, तो उसके लिए आपके पास टॉप एजुकेटर्स होना जरूरी है। अर्जुन बहुत अच्छा था, लेकिन वो तभी था जब उसके साथ कृष्ण का साथ था। तो एक कृष्णा का होना लाइफ में बहुत जरूरी है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट।